नाज़रीन वेलकम बैक कैपिटल वॉच में आपका होस्ट अदनान हैदर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात करेंगे थोड़ा सा कराची पर, उसके बाद इक़्तिसादी राहदारी पे की जानिब बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल रह गया था और फिर हिंदुस्तान पे भी हम बात करेंगे। मैम, लोकल बॉडी इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और क्राउडेड शहर है, तो वहाँ अगर लोगों को सहूलियात देनी है तो लोकल बॉडी इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थे। अख्तियारात की बात होती थी, तो क्या वजह थी एमक्यूएम को एक एहतजाज करना पड़ा? कहीं क्या इशूज़ थे? देखिए, जहाँ तक लोकल बॉडी गवर्नमेंट की बात है, तो पूरे मुल्क में जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज, इनके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इनका स्टेप है वो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है। जब तक वो नहीं होगी आपके मुल्क में जमहूरियत प्रॉपर तरीके से फल फूल नहीं सकती। और हम ये चाहते हैं ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के तमाम शहरों में ये चीज़ होनी चाहिए और उसको इख्तियारात हासिल होनी चाहिए। एक पावरलेस मेयर को आप ला के फ़ायदा क्या है? पावरलेस मेयर मतलब आप कह रहे हैं कराची का मेयर तो पावरलेस होगा? वो तो सफाई, उसका तो कचरा उठाने का भी पावर आपने उससे ले लिया, तो वो क्या करेगा वहाँ? तो आपने मैं ये कहती हूँ कि जब आपने पावर्स नहीं देनी थी तो फिर आपने ये इलेक्शंस क्यों कराए? कि आपने सिर्फ लोगों को ये दिखाना था कि हमने लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवा दिए, या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं? आपने मुल्क का इतना पैसा ज़ाया किया, वक्त पैसा, ये तमाम चीज़ ज़ाया की, और उसके बाद आपने एक जो निज़ाम लेके आए, लूला लंगड़ा निज़ाम लेके आए, तो उस निज़ाम का फ़ायदा क्या है? मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में यही बात की थी कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर सिर्फ आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप पूरे मुल्क के निज़ाम को ख़राब कर दें तो मैं ये समझती हूँ कि वफादारी नहीं है आपके मुल्क के। अगर हमने लोकल गवर्नमेंट पे वक्त लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई तो क्या रिजल्ट निकले? उस पर डेफिनेटली हम इस पर एक सेपरेट शो करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं। और डेफिनेटली बलूचिस्तान जहाँ सबसे पहले हुए, KPK, फिर सिंध और पंजाब के इलेक्शन, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो कहाँ गए वक्त, कहाँ गए पैसा, कहाँ गई एनर्जी? इस पर बात करेंगे, लेकिन किसी और शो में हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाएंगे और इस पर राय लेंगे, आपकी राय भी लेंगे। बलीद साहब, इक़्तिसादी राहदारी में आगा साहब ने बड़े खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू दिया और लगा ये था कि सब राज़ी हैं, बलूचिस्तान वाले भी राज़ी हैं, तमाम पार्टीज राज़ी हैं। पहले तो मैं, जो मेरी बहन ने कहा कि इख्तियारात जो लोकल गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि जब इस मुल्क में पार्लियामेंट को कोई इख्तियारात नहीं है, ये वज़ीर आज़म को आप पार्लियामेंट से बहुत खफा हैं। अच्छा, तो पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, तो वो गिल्ला क्यों करे? ठीक है, वो बल्दिया थी, तो वो करे, ये सिस्टम को अल्लाह ठीक करे। सर, बल्दियात हमारा ठीक होगा तो फॉरेन पॉलिसी की जानिब बढ़ेंगे ना? तो बल्दियात वो उसकी कोई बस की बात नहीं है। खैर, एक सिस्टम में किताब लिखनी चाहिए, लेकिन वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वजीर और वजीर आला ये अपने आप को मजीद खराब नहीं करेंगे, वो उसी नहीं करना चाहिए, वही तनख्वाह पर गुजारा। इक़्तिसादी राहदारी, तो इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से जो कल APC हुए, तो मैं अख्तर मेंगल को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया और उनका तवज्जो मबजूज कराया, इस तरफ अटेंशन दी कि भाई बलूचिस्तान और ग्वादर को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ग्वादर में इसका ये जो एक डेलीगेशन ले गया था योब में, जो इफ्तिताह की गई, वो एक रोड की इफ्तिताह की गई, उसको दिया गया इक़्तिसादी राहदारी, मगरबी रूट। अच्छा, तो ये एक है, जब नवाज शरीफ को, इतने बड़े लीडरों को मिस गाइड क्यों किया गया? मौलाना फजल रहमान को भी उसने बड़ी तारीफ ही की, इसमें अंदर वली, महमूद काचकज़ई सारे मौजूद, सब मौजूद थे। सब ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन है, इतने तक तारीफें की, सारों को मिस गाइड किया गया, सारों को। अच्छा, जब उसको एक रूट इफ्तिताह कर रहे हैं, वो कहते हैं वो रूट का राहदारी, उसका इक़्तिसादी राहदारी का वो वाले, तो जब बाद में पता चला कि यार ये तो ड्रामा है, वो असर राहदारी का रूट जो फर्स्ट उसको बनाना है वो पंजाब की तरफ जा रहा है और यहाँ लोगों को तसल्लियाँ दी जाए। अभी मैं हैरान हूँ कि हसन इकबाल साहब, एक दफ़ा एक सेमिनार हुआ था मेरे टोटल में, ये सलीम साफी ने सवाल किया, मैं भी था उधर, 3 दफ़ा 4 दफ़ा हसन इकबाल को वज़ाहत करनी पड़ी, फिर भी सलीम साफी ने कहा कि जी आपकी बात बिल्कुल गलत है, प्रैक्टिकली आप इस तरह नहीं करेंगे। ये वैसा हुआ। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ को बिल्कुल जल्दी इसका फैसला, और सबको बुला के उसको जितने तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर करनी चाहिए। और सबसे पहले वो रूट जो ग्वादर, डेरा इस्माइल खान, जोब और ये जो खैबर पख्तूनख्वा को टच करता है वो सब, और गिलगित बल्तिस्तान को भी, तो ये इसको पहले करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो रूट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और तमाम सूबे दूसरी उसमें। बात है कि ग्वादर जो चूंकि बेसिक ग्वादर है, अभी तक ग्वादर में 40 अरब का जो बात चाइना की तरफ से कर रहे हैं, तो मैंने जब कैलकुलेशन की सिर्फ 1 अरब 25 करोड़ डॉलर ग्वादर पर खर्च होगी, और जितने दूसरे पैसे वो सारे पंजाब पर लग रहे हैं, और ब्लेम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान और ग्वादर में पानी डेवलप हो जाएगा देखो ना, पीने के लिए पानी नहीं है वहां, हेजा फैला हुआ है वहां, बिल्कुल बदबूदार पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। मसाइल को हल करना होगा और इक्तिसादी राहदारी सिर्फ एक पंजाब के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सबसे मजबूत और बड़ा प्रोजेक्ट, और इस पर पाकिस्तान को, तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात पर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए बेहतर हुए थे, लेकिन वो हालात फिर क्यों एक ऐसे राह की जानिब बढ़ चले हैं जब लगता यह है कि हालात फिर बिगड़ जाएंगे। 15 जनवरी को होने वाली टॉक्स पे दोनों गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। बात करें पठानकोट हमले की और हिंदुस्तान के मीडिया को लेके, तो वही एक ऐसे अफवाहें और ऐसे तजाद बयानात अभी तक जारी हैं जिसमें पाकिस्तान पर डायरेक्ट लिंक्स जोड़े जा रहे हैं और हिंदुस्तान का मीडिया अभी तक ये बात कर रहा है। खुशआइन बात यह है कि हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत बीजेपी की है, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसे बयानात नहीं आए जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जिनको हम कह सकें, और ना ही कोई ऐसे इंडिकेशन दी गई कि टॉक्स कैंसिल होंगी या नहीं होंगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी से उमेश शंकर जी। उमेश शंकर जी, खुशामदीद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैर से हूँ, आप खैर से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। शंकर जी, आपने कल मेरे जो लास्ट शो था फ्राइडे वाले दिन, आपने ये पेशीन गोई की थी कि अगर मजबूत एक्शन होगा तभी टॉक्स होंगी, नहीं हो गया तो टॉक्स नहीं होंगी। तो एक्शन हो गया, जो आपने मवाद दिया हिंदुस्तान ने, उस पर पाकिस्तान ने अमल कर दिया। तो अब क्या सूरत हाल है वहां, जब सुषमा स्वराज जी और राजनाथ की मीटिंग भी हो गई? जी आप बताएं पहले कि क्या एक्शन हो गया पाकिस्तान की तरफ से, तब मैं इस बात का जवाब आगे दूंगा। सर आपने, खैर मैं आपका पेपर सुन भी रहा था आपके एनडीटीवी पे, आपने बता दिया वो जो नंबर दिए थे वो तो गैर रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। जी, तो पाकिस्तान ने जो शुरुआती जांच की है उसमें भारत के दिए हुए सबूतों को नकार दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब नए सबूतों की मांग कर रहा है पाकिस्तान, तो ले देकर मामला जो है या जो रवैया है वही मुंबई अटैक जैसा जाता हुआ दिख रहा है, जहां 12 डॉलर दिए गए, उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि और सबूत चाहिए। जो सबूत दिए गए उस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये पीस ऑफ लिटरेचर है, ये सबूत नहीं है। और आखिरकार शंकर जी, हम झगड़े की जानिब, शंकर जी शंकर जी पहले छूट गया। तो ये पठानकोट का मामला मुंबई हमले की राह न जाए, ये इंश्योर करना पाकिस्तान का काम है। सर आप, शंकर जी, आपको बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे बात करते हुए। मैं चाहूंगा कि हम आपसे थोड़ा पॉजिटिव व्यूज ले लें। आप मुंबई अटैक जैसा मत बनाइए ना पठानकोट को। आप ये तो मानिए कि हिंदुस्तान ने कुछ टेलीफोन नंबर्स दिए थे। एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हो गया, तो मैंने वो पूछा कि क्या एक्शन हो गया। तो अगर आप एक्शन के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ यहाँ पे जो छापेमारी की गई है, कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है, कुछ नहीं, मैं ऐसा जर्नलिस्ट, सर मैं ऐसा, शंकर जी मैं ऐसा जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो ऐसी बातें करूं जो जिनके प्रूफ्स ही ना हो मेरे पास। मैं तो वो बात करूंगा जो मुझे पता है, फैक्ट्स हैं। जो फैक्ट सिर्फ ये है कि आप लोगों ने नंबर दिए। मैंने आपको यही कहा कि जो जानकारी पाकिस्तान की तरफ से छन के बाहर आ रही है उसी की गूंज यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया में सुनी जा रही है। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या 15 जनवरी को टॉक्स होंगी या नहीं होंगी? जी देखिए, अभी तक इस मामले में भारत की तरफ से रुख को बिल्कुल साफ नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया था जब पिछली बार हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये कहा गया था कि गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है और पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने एक्शन के तौर पे क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया है? अगर लिया है तो उसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि क्यों नहीं की है? शंकर जी मैं, अगर बनाया है तो उसको आधिकारिक तौर पर उसका ऐलान क्यों नहीं किया है? क्या पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से भारत को या सीधे तौर पे? शंकर जी मुझे एक तजाद समझ, मुझे दो बातें कभी समझ नहीं आ सकी। मैंने फ्राइडे वाले शो में भी, आपके दूसरे चैनल से भी मेरे साथ लोग थे, कि हम चीज को गलत रंग क्यों दे रहे हैं। भाई मुझे जो सबूत आप देंगे, जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ अदनान जी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक्शन लिया है तो वो क्या, किस तरह से कम्युनिकेट किया है। एक रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं जिसकी बात पाकिस्तान की तरफ से ही आई है, और उस रिपोर्ट में अगर ये कहा
जी। और जैश से इस हमले का कोई लिंक अभी जुड़ता नजर नहीं आ रहा, यानी शुरुआती तौर पे ही भारत के दिए हुए सबूत को आपने नकार दिया, तो फिर भारत किस तरह से कन्विंस होगा कि वाकई में पाकिस्तान संजीदा है इस बार कदम उठाने को? शंकर जी, और दूसरी बात जो ये, सबूत देंगे दूसरी उसी बात पे ये कि एक्शन होगा ना। होने की बात आप इनकार करते हैं, तो बात की बात ये मैं कर दूं कि अगर जीआईटी बनाया गया है, हम मान के चलते हैं, हम ये गुडविल में मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने जीआईटी बनाया, नहीं बनाया। आपको किसने कहा? आपको किसने कहा जीआईटी बनाया? सर आपको किसने कहा? आपके पाकिस्तान के जो अखबार, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस अखबार का, लेकिन उस अखबार के जरिए ये खबर यहाँ तक आई, उसके बाद यहाँ सर मीडिया में वो खबर तो चर्चा शुरू हुई। सर आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके अखबार ने भी एक खबर छापी थी कि अजीत देओल ने ये कहा, तो उन्होंने नहीं कहा था। नहीं, फिर आप देखिए, आप मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं जी। ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया, मैंने आपसे पूछा एक्शन क्या ले लिया, आप वो एक्शन बता रहे कि रिपोर्ट दे दिया, तो रिपोर्ट तो निगेटिव है ना। रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि भाई आपके नंबर जो है गलत है, गलत हो आप दिए हुए गया। सबूत सर सामने मान हैं, लिया, नाकाफी शंकर जी है। मान लिया, तो अब यहीं रुकिए ना, मान लिया तो आपने जो सबूत दिए मैंने उस पर अमल किया, नहीं मिला, तो इसमें अब टॉक्स रोकने की तो बात नहीं ना कीजिए ना, आप कहिए कि टॉक्स होनी चाहिए। नहीं, मैं कौन होता हूँ टॉक रोकने की बात करने वाला? मैं तो ये कह रहा हूँ जी। कि भारत सरकार की तरफ से जो जी। एक कंडीशन रखा गया है जी। कि एक एक्शन होगा पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड पे, तो बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब भारत की सरकार कहीं न कहीं इस बात पे नजर गड़ाए बैठी है कि पाकिस्तान की तरफ से एक्शन क्या होता है। एक्शन की जो बातें आपकी तरफ से है, जिसको आप ही निगेट कर रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं तो क्या वो पठानकोट अटैक के सिलसिले में लिए गए हैं? सर, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। अगर जीआईटी बनाई गई है तो क्या ये सर फैसला- नहीं बनाई गई। शंकर जी नहीं बना, हुआ है? शंकर जी इस नहीं, बात की कोई जी शंकर जी आपने भी अपने इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से नहीं है, तो भारत की आवाम या भारत की सरकार कैसे ये माने कि वाकई में संजीदा तौर पे पाकिस्तान ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से ये कहते हुए सबूत सौंपे हैं कि एक्शनेबल एविडेंस आपको दे रहे हैं जिसके आधार पर आपको कार्रवाई करनी है। ठीक है, तो ठीक उसके है। आधार पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब मुझे लगता है कि पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी ठीक है, शंकर जी, वक्त की- पाकिस्तान में नजर आए जिसके आधार पर वो बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ठीक लेकिन है। मुझे तो जातीय तौर पे अभी तक ये नहीं लगता है कि ये बातचीत की प्रक्रिया कम से कम 15 तारीख को आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आपने मेरे एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि 15 तारीख को आपको नहीं लगता टॉक्स रुकेंगे। दो सवाल मैं पूछूंगा, वक्त की कमी है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि दोनों देशों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान जब टॉक्स हैं, इस तरह की दहशतगर्दी की वजह से रुकनी चाहिए या कंटिन्यू रहनी चाहिए? आपकी जाती राय क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बात बहुत चर्चा में रही है कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर है या स्टेट का भी कोई हिस्सा जो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की प्रक्रिया आगे न बढ़े, बातचीत रुकी रहे, तनाजे वैसे के वैसे बने रहे, दोनों लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, तो उनके मकसद तो कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत को आगे नहीं जाता है। और मेरा तो ये भी कहना है कि जब मुंबई जैसा अटैक हुआ उससे भी साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद बातचीत की प्रक्रिया आगे शुरू हुई, तो क्या हम लोग फिर से एक बार इंतजार करेंगे कि इस पठानकोट हमले को भूल जाने दे, पब्लिक की नजर में इस मामले को पुराना पड़ जाने दे, तब बातचीत के लिए आगे जाए, उसमें साल, 1.5 साल का वक्त और खराब होगा? तो मेरी नजर में अगर पर्सनली आप मुझे पूछे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उन लोगों के मकसद को पूरा ना होने दिया जाए जो चाहते हैं कि इस तरह के अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान आपस में बात ना करें, बल्कि बंदूक। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, टाइम की कमी है, मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का मीडिया ही कुछ ऐसी खबरों पे चर्चा शुरू कर देता है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हिंदुस्तान में पाकिस्तान का और पाकिस्तान में हिंदुस्तान का। क्या खबर नशर करने से पहले और अहम बात नशर करने से पहले जो दोनों मुल्कों की हो उसकी तस्दीक कितनी जरूरी होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो जानकारी आई है वो आपके अखबारों ने उसमें पहल की है, आपके अखबारों के ट्विटर हैंडल के जरिए इस तरह की बातें सामने आई हैं। अगेन आपने निगेट किया है कि नहीं, कोई छापेमारी नहीं हुई है, न जीआईटी बनी है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उन्होंने इस तरह की जानकारी। सर मेरे पास अपना अखबार भी पड़ा है आज का, और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शहरों में छपने वाला अखबार है ये।
इसमें नहीं है। मैं चाहूंगा कि शंकर जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मीडिया वाले लोग कोई भी खबर करने से पहले उसकी तस्दीक कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू शंकर जी। मैम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इस तरफ हैं कि वो भी कहते हैं कि हमने सबूत दिए, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि उस पर एक्शन किया, और वो नॉन रजिस्टर्ड नंबर थे। हिंदुस्तान अब इस बात को लेके कि पाकिस्तान ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, जैसे शंकर ने कहा, तो टॉक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पठानकोट का वाक़या होता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी और उसमें ये कहा था कि जितना भी हमारे मुल्क से हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। मैं हुकूमती नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये आपको स्टेटमेंट दे दी। पहली बात तो ये है कि ये जो शंकर साहब ने बात की कि जो उन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और उस इंफॉर्मेशन को हमें जो है उसको देखना था कि क्या वो ठीक है या नहीं। बात ये है कि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बाद आप ये भी चाह रहे हैं कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप 100% ये कहें कि हाँ आपने ठीक कहा। तो हम तो ये कहेंगे ना कि अगर वो चीज़ ठीक है तो उसको कहेंगे हाँ ठीक है, और अगर गलत है तो वो गलत है। इस पर किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आपके अटैक होता है पठानकोट पे, तो ये तो आपके मुल्क को देखना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स कहाँ कहाँ हैं, किन लोगों ने उनको फंडिंग की, कौन लोग थे जो कि उनको लेकर के आए और वो अंदर गए। ये भी बताया जाए कि वो हमला इतने दिनों पे क्यों आपने और इतने दिनों पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उनके पास या तो इतनी वो एक्सपर्ट नहीं है, या फिर बहुत माजरत के साथ या तो वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वो कुछ और उनके अज़ाइम थे जिसकी वजह से इतने अरसे तक वो इतने दिनों तक ये अटैक रहा। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है और ये तो सवाल हमारी गवर्नमेंट को पूछना चाहिए उनसे कि वो जो हैं हमें हर बार कहीं उनकी छींक किसी को आती है तो वो उसका भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान को कह देते। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को, जो कि आप के साथ हर जगह हेल्प करने को, हर जगह ताउन करने को तैयार है, आप उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करें। जब से बीजेपी की हुकूमत आई, मोदी साहब की हुकूमत आई, टॉक्स डिले पे डिले होते जा रहे, तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। क्या वजह है कि अब एक पठानकोट पे हमला हुआ, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान ने उस पर एक्शन भी किया, जो उन्होंने सबूत दिए उस पर पाकिस्तान ने एक्शन किया। हिंदुस्तान कहता है कि जी वो आपने नेगेटिव रिपोर्ट दी है लिहाजा टॉक्स नहीं होगी। मेरा ख्याल ये कि ये जो एक मसला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, कुछ ऐसे अज़ाम हैं, अनसर हैं कि लोग हैं या जो भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत के ज़रिए इन मसाइल का हल हो। तो इन दोनों मुल्कों को ज़रा एहतियात से ये बात भी देखनी चाहिए, और जो पठानकोट का हमने सब ने इसकी मजम्मत की वो शेयर करें। पाकिस्तान भी अभी जो आपने कहा कि जो नंबर दिए थे वो कितने रजिस्टर नहीं है। मैं चाहूंगा आपसे जवाब, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान, जो मैंने शंकर जी से पूछा, मैम से पूछा, टॉक्स बातचीत चलती रहनी चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल बिल्कुल चलनी चाहिए बातचीत, और ये जो अगर हम इतना दूर रहें और हम ये कि यानी जंग के पोजीशन में ना हम है ना इंडिया है, हम बराबरी की बुनियाद में, यानी ये कि हम बिल्कुल बराबरी के तौर पर उससे बात करें, इंडिया और इंडिया हमसे बात करे, हम उसमें जो है ना कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी मैम, अपना कमेंट दे दूंगी कि जो आपने कहा कि ताल्लुकात और जो बातें हैं वो जो है टॉक्स लाजमी होनी चाहिए, और अगर हम ये टॉक्स पे नहीं जाते तो उसमें यह है कि वो लोग जो नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो खुशगवार हों, तो फिर उनके अज़ाइम वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, बात हमने आज इक़्तिसादी राहदारी पे भी करनी थी, और लकली दोनों MQM और JUI फैसल हमारे साथ मौजूद। मैम, टाइम कम है। इक़्तिसादी राहदारी पे चाइना ने इनको कहा, पॉइंट आउट किया, तो ये क्या हमारी नाअहली नहीं है कि चाइना हमें बता रहा है कि अपने मामला सुधार लो, नहीं तो ये प्रोजेक्ट, मतलब एक इंडिकेशन तो आ गई ना। तो इसको आप कैसे लेता है, MQM कैसे लेता है? MQM एक जमात तो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है ना। MQM का सियासी स्टैंड क्या है इस बात पे कि जब चाइना ने कहा कि यार मामला ठीक करो? देखिए, चाइना को तो यही इंटरेस्ट है कि हमारे इनके जो है ये अपने मुल्क के मामलात को वो दुरुस्त करें, ताकि उसको तो अपने बिज़नेस से कर्ज है। लेकिन इससे पहले कि चाइना या कोई और मुल्क हमें कहे, हम खुद ये बार बार कह रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात को और बैरूनी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारी जो दूसरे ममालिक के साथ जाके उनकी लड़ाई में, उनकी जंग में अगर हम अपने आप को वहाँ फरीक बनाते हैं, ये चीज़ों को हमें हट छोड़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत। क्या MQM को एतमाद में लिया गया इक़्तिसादी राहदारी के नक्शे के हवाले से, या MQM को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया गया?
देखिए ये चीज़ जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल फिर वहीं रह जाएगा, क्या इसमें शामिल किया एमक्यूएम को या नहीं किया? मेरी नॉलेज में ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं किया और अपने तौर पे जो जहां से राहदारी गुजर रही थी मेरी वहां knowledge की में पार्टीज को कर लिया। सर, ये क्या कुछ साजिश है इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की, या इसमें बैरूनी हाथ इन्वॉल्व है, या हमारी हुकूमत की नाअहली है? इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की भी नाअहली है और बैरूनी साजिश भी हो सकती है। जब तक कि आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान को आप एतमाद में नहीं लेंगे ये राहदारी नहीं बनेगी। उसमें सिंध भी आ जाता है ना सर, सिंध भी है, सिंध को भी तो ये सबको, इसलिए सिंध को तो फायदा है, लेकिन क्योंकि पंजाब से जब गुजरेगी ना सिंध तो आ जाएगी, लेकिन सिंध भी को कहते हैं कि जब तक सबको एतमाद में लिया जाए। और मैं समझता हूँ इसमें देर की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना अपनी बिजनेस को देखता है, लेकिन चाइना भी इतना डिले नहीं करेगा। तो इसमें चाहिए कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को एक आल पार्टीज़ ग्वादर में करनी चाहिए और वहाँ सब पॉलिटिकल फोर्सेस को एतमाद में लेकर जो वेस्टर्न रूट है, जो सबकी डिमांड है 3 सूबों की तो और 4 सूबों की बल्कि पहले वो तो बनाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मैम आपका बहुत शुक्रिया, बलेदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इक़्तिसादी राहदारी एक अहम मनसूबा है और इस मनसूबे पर आपको शायद याद होगा कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों में एक दिन का सेशन हुआ था इस प्रोजेक्ट को लेके। सो हमें ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे हमसाया ममालिक और कई दीगर ममालिक नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये कॉरिडोर कंप्लीट हो। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अंदरूनी मामलात चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर जो इश्यूज़ हैं, इख्तलाफात हैं, उसको फ़ौरन हल कर लेना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट किसी किस्म की डिले का शिकार ना हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 15 जनवरी को होने वाली टॉक्स लगता है नहीं होंगी, जो हिंदुस्तान में वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा के आपस के अमूर और आपस की बातचीत और हिंदुस्तान का अब तक जो बिहेवियर है उसे लगता ही है कि एक मरतबा टॉक्स फिर कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी दोनों मुल्कों के लिए। दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए, दहशतगर्दी जैसे वाक़यात को अगर बर वक्त रोकना है तो दहशतगर्दी के असरात से भी इन टॉक्स को बचाना होगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।